हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। तो देखो, आज हम बात करेंगे, हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओरली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड इसी के रिगार्डिंग आपकी एक क्लास कल अपलोड हुई थी जिसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी आपके बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो हमने वहां पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे कि मैंने आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में कौन कौन से टर्म्स बताई थी, क्या क्या हमने वहां पे डिस्कस किया था, उसका हम यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, एंड मेमोरी मैनेजमेंट आपके जो बीपीएससी का एग्जाम है वहां पे इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। आपने देखा होगा कि कॉम्पैक्शन से आपका क्वेश्चन आया था, तो कॉम्पैक्शन आपकी मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड ही एक टर्म रहेगी। ठीक है, एंड डिटेलिंग के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है और फिर वीडियो के एंड में भी मिलता है, तो आप वहां से उसको देख सकते हो। अगर आपको एकदम डिटेलिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करना है तो वहां पे कवर किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ। जिनका भी बिहार एस्टेट का एग्जाम है और आपका बीपीएससी का एग्जाम है तो वो अपना ओवरव्यू यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं किसकी, मेमोरी मैनेजमेंट की। एंड ये मेरे नोट्स है एंड इसी से मैंने आपको उस टाइम पे क्लासेस दी थी। ठीक है, तो देखो, मेमोरी मैनेजमेंट हमने जब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन है तो वहां पे मैंने आपको करवाया था कि भाई जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, आपका एक फंक्शन होता है। ठीक है, एंड मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी दी गई है या कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, ये सारी मैनेजमेंट कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपकी मेमोरी मैनेजमेंट होती है। एंड अगर हम बात करें कि मेमोरी मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे जो मेन एम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, वो क्या होता है कि आपकी मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। यही क्या है, आपकी मेमोरी मैनेजमेंट का मेन एम होता है। ठीक है, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे, वहां पे नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी करवाया था और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी करवाया था। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें क्या होते हैं, आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके मेमोरी में एक साथ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ आपके मेमोरी में जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चला कि भाई आपकी मेमोरी क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग में आपकी मेमोरी मल्टी प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दी जाती है। एंड इसी के साथ साथ जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, मेन मेमोरी के अंदर होता है। तो जो आपकी मेमोरी होती है ना, वो क्या हो गई, पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एंड उसी मेमोरी में आपको एक पार्ट किसको देना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देना होता है। ठीक है, फिर बाकी का पार्ट क्या होता है, जो आपकी प्रोसेस होती है यूजर की, उसके लिए वो एलोकेट कर दिया जाता है। अब उस जो यूजर के लिए जो हमने एलोकेट किया है, अब आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, भाई सिंगल पार्टीशन कर रहे हो, मल्टीपल पार्टीशन कर रहे हो, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये पता चला कि जो आपके प्रोग्राम्स है वो कहाँ पे लोड हो रहे हैं, आपके मेमोरी में लोड हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड हो रहा है, वो भी आपका मेन मेमोरी में ही लोड होता है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग की अब जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है, इतना हमें पता चल गया, बेसिक सी बात है। भाई मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके क्या रहेंगे, मेमोरी में रिजाइड करेंगे। ठीक है, फिर आती है बात की हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट की हुई। ये तो सिंपल सी बात है कि सबसे मेन रोल तो इसी का यही था कि भाई मेमोरी मैनेजमेंट का काफी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। जिसको मेमोरी एलोकेट करवानी है उसको एलोकेट कर दी जाए, जिससे लेनी है वापस उससे वापस ले ली जाए, डी एलोकेट कर ली जाए। तो ये सारी बातें, और उसके अलावा जो फ्रैगमेंटेशन इशू आते हैं जो हम आगे देखेंगे, वो फ्रैगमेंटेशन इशू को मैनेज करने के लिए आपकी क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया। अब मेमोरी मैनेजमेंट को आगे स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना है, हमें दो चीजें देखनी है। एक आपका लॉजिकल एड्रेस क्या होता है और एक आपका फिजिकल एड्रेस क्या होता है। डायरेक्टली आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा एक इसका डिफरेंस समझो कि जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं वो कौन जनरेट करेगा, वो आपका सीपीयू जनरेट करेगा। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है, आपका सीपीयू जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस किसको दिखाई देता है, कौन यूज करता है, आपका यूजर यूजर को आपका लॉजिकल एड्रेस दिखाई देता है, यूजर उसको यूज करता है। ठीक है, और दूसरी साइड में क्या है, आपका फिजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी बोल देते हैं
क्या बोल देते हैं लॉजिकल एड्रेस को, वर्चुअल एड्रेस भी बोल देते हैं। एंड फिजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है आपका, फिजिकल एड्रेस इज सीन बाय द मेमोरी। लॉजिकल एड्रेस किसको दिखाई दे रहा है आपका, यूजर को दिखाई दे रहा है, एंड फिजिकल एड्रेस किसको दिखाई दे रहा है आपका, मेमोरी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस फिजिकल एड्रेस को अगर यूज करना है ना तो लॉजिकल एड्रेस का यूज करना पड़ेगा। अगर यूजर को फिजिकल एड्रेस यूज करना है तो उसे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लॉजिकल एड्रेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। यूजर डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है और फिजिकल एड्रेस क्या होता है। लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी कह देते हैं, फिजिकल एड्रेस को क्या कह देते हैं हम, रियल एड्रेस भी कह देते हैं। लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू एंड आपका फिजिकल एड्रेस जो है इज सीन बाय द मेमोरी। इतना हमें समझ में आया। अब आगे देखो, आगे क्या है, अब हमारे पास दो टर्म्स और आती है, एक आती है आपकी लॉजिकल एड्रेस स्पेस और एक आती है आपकी फिजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, ये जितने भी लॉजिकल एड्रेस है उनके सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। एंड सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस इज नोन एज फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो ये तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में अगर आपको कंफ्यूजन में डालेगा ना एग्जामिनर तो यही डालेगा कि भाई कौन सा सीपीयू को दिखाई देता है और कौन सा मेमोरी को दिखाई देता है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। ज्यादा डिटेलिंग के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको क्लास देखनी है। अब यहां देखो, नेक्स्ट आता है कि जो फिजिकल एड्रेस है उसको कौन क्रिएट करता है, कौन उसको कंप्यूट करता है, कौन जनरेट करता है, भाई ये तो हमें पता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। एंड फिजिकल एड्रेस के लिए जो टर्म यूज होती है वो है आपकी एमएमयू। एमएमयू की फुल फॉर्म याद रखना क्या होती है आपकी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एमएमयू की फुल फॉर्म क्या रहेगी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एंड फिजिकल एड्रेस इज कंप्यूटेड बाय एमएमयू। इतना हमें पता चल गया। अब लॉजिकल एड्रेस आ गया, फिजिकल एड्रेस आ गया। याद है कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका आईपी एड्रेस, एक होता है आपका मैक एड्रेस, और उनको क्या करना पड़ता है, उनके बीच में ट्रांसलेशन करना पड़ता है ना काम करने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपका लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच में क्या करवानी पड़ेगी, मैपिंग करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी, मैपिंग। एंड इसी मैपिंग को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, मेमोरी मैपिंग कह देते हैं। मेमोरी मैपिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका लॉजिकल एड्रेस ट्रांसलेट किया जाएगा किसमें, आपके फिजिकल एड्रेस में। लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस बोल रहे हैं, फिजिकल एड्रेस को हम रियल एड्रेस भी बोल रहे हैं। इतना हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड यहाँ पे आगे देखो कि जो आपकी मैपिंग हो रही है ना वो किस टाइप की होगी, वो होगी आपकी रन टाइम मैपिंग। क्या होगी आपकी, वो रन टाइम मैपिंग होगी। एंड ये मैपिंग कौन करेगा भाई, इसको देखेगा कौन, तो वैसे ओवरऑल तो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा अगर पूछे कि भाई ये कौन करेगा तो ये एमएमयू देखता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये मैपिंग इसको देखती है। उसके अलावा एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको ये करवाया था कि ये मैपिंग किस टाइप से होती है, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको वहां पे क्लासेस में करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखा था हमने कि भाई अब यहाँ पे दो टर्म और आती है, एक है आपका बेस रजिस्टर एंड सेकंड है आपका लिमिट रजिस्टर। ये क्या होता है, तो बेस रजिस्टर को का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे एक स्टार्टिंग में ना एक बेस वैल्यू दे रहे हैं। बेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपकी मैपिंग होगी, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस जनरेट किया जाएगा, तो वो जो बेस रजिस्टर में हमने जो मेमोरी एड्रेस की एक तरह से जो स्टार्टिंग वैल्यू दी है ना, वो स्टार्टिंग वैल्यू आपके हर लॉजिकल एड्रेस में क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है, ठीक है। इसको हम एज ए ऑफसेट भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। और जो आपकी लिमिट रजिस्टर होती है उसमें क्या होती है आपकी लास्ट वैल्यू, कि भाई यहां तक की रेंज आपको दिखाई मिलेगी एंड इतनी रेंज को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो लिमिट रजिस्टर में क्या डिफाइन कर दी जाती है, एक लिमिट डिफाइन कर दी जाती है, ठीक है। एंड बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर को कैसे यूज किया जाता है ये मैंने आपको वहां पे करवाया भी था, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि बेस रजिस्टर में क्या होती है, एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दी जाती है, एंड लिमिट रजिस्टर में क्या होती है, एक लिमिट प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने आपको लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच का डिफरेंस करवाया था, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे देखो, इतना हो गया।
अब दूसरा यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको एक लिंकिंग और लोडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, लिंकिंग और लोडिंग, ठीक है। तो लिंकर क्या होता है और लोडर क्या होता है? तो देखो लिंकर का मतलब क्या होता है कि भाई लिंक करना, जोड़ना, ठीक है। सिंपल सी बात में भाषा में हम समझ सकते हैं, नाम से भी आप पता लगा सकते हो कि लिंकर का मतलब क्या हो रहा है। आपका लिंक कर रहे हो, अलग अलग जो फाइल्स आपकी सेपरेट रहती है उनको हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। लिंकिंग आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्टैटिक लिंकिंग, एक होती है आपकी डायनामिक लिंकिंग। स्टैटिक लिंकिंग का मतलब क्या होता है? सारी फाइलों को एक बार में लिंक कर दिया जाता है। डायनामिक लिंकिंग का मतलब क्या होता है? जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको लिंक कर रहे हो, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड आपका है लोडर। लोडर क्या होता है भाई? ये सारी आपकी लोड करता है फाइल्स को, कहां पे? मेन मेमोरी में। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भाई लिंकर, लोडर, इनमें कौन सा आपका मेन मेमोरी में होता है, तो लोडर क्या करेगा? लोडर ऑलवेज रिजाइड्स इन मेन मेमोरी, ठीक है। लिंकर मेन मेमोरी में नहीं होता है, लोडर कहां जाता है? आपका मेन मेमोरी में आता है। एंड इसी के रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन आया हुआ भी था। तो लोडिंग भी आपकी दो टाइप की हो जाती है, एक होती है स्टैटिक लोडिंग, एक होती है आपकी डायनामिक लोडिंग, ठीक है। तो ये आपका लिंकिंग एंड लोडिंग हमने वहां पे किया था। चलिए आगे देखते हैं अभी हम क्या करेंगे। अब आगे क्या है, हमने देखा था मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को। क्या देखा था भाई? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो एक डायग्राम मैंने आपको करवाया था। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक आपकी कॉन्टिग्युअस मेमोरी है, एक आपकी नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी है, ठीक है। फिर कॉन्टिग्युअस मेमोरी को भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वो क्या थी? आपकी सिंगल कॉन्टिग्युअस और मल्टीपल कॉन्टिग्युअस। फिर मल्टीपल कॉन्टिग्युअस या मल्टीपल पार्टीशंस को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से थे वो आपके? एक सिंगल पार्टी, एक है आपका फिक्स्ड पार्टीशन और एक है आपका वेरिएबल पार्टीशन, ठीक है। क्या क्या देखा? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉन्टिग्युअस एंड नॉन कॉन्टिग्युअस। कॉन्टिग्युअस के अंदर क्या होते हैं कि जो आपका एड्रेस होता है ना, जो आपकी मेन मेमोरी, वो कॉन्टिग्युअस ब्लॉक्स में डिवाइड कर दी जाती है। कॉन्टिग्युअस का मतलब क्या होता है कि वो जो एड्रेस है ना, वो एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के, एक के बाद एक आपको क्या मिल जाएगा? मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। वही क्या कहलाती है? आपकी कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशंस कहलाती है। दूसरा क्या देखा हमने? नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशंस देखा। नॉन कॉन्टिग्युअस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो मेमोरी होती है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपको एक के बाद एक मिले। जरूरी नहीं है कि जो आप प्रोग्राम स्टोर कर रहे हो वो आपको एक सीक्वेंस में स्टोर हो। वो उसका कुछ पार्ट कहीं पे स्टोर हो सकता है, कुछ पार्ट उसका कहीं पे स्टोर हो सकता है। वो क्या होती है? आपकी नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशंस होती है। फिर कॉन्टिग्युअस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। कितने में? कौन कौन से? वो आपके, एक था आपका सिंगल पार्टीशन, एक था आपका मल्टीपल पार्टीशन। सिंगल पार्टीशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपने अपनी मेमोरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट? एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आपको एक स्पेस देना पड़ेगा। तो सिंगल पार्टीशन में आपने जो दो पार्ट्स किए उसमें एक स्पेस तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को चला गया। एंड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रिजाइड करेगा, लोअर पार्ट में या अपर पार्ट में? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली अपर पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपका लोअर पार्ट में रिजाइड करता है, ठीक है। एंड जो आपका बाकी का स्पेस बच गया वो किसके लिए रहेगा? आपके यूजर प्रोसेस के लिए रहेगा। ये क्या है? आपका सिंगल पार्टीशन हो गया। फिर सेकंड यहाँ पे क्या रहेगा? आपका मल्टीपल पार्टीशन है। मल्टीपल पार्टीशन जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, जो मल्टी प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका मल्टीपल पार्टीशन में यूज होता है कि भाई मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे आपके रिजाइड कर सकती है। हमने क्या कर दिया? हमारी मेमोरी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड एक सिंगल पार्ट में एक प्रोसेस रहेगी। मान लीजिए आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया, बाकी के 4 पार्ट्स में क्या हो जाएंगे? आपके 4 पार्ट्स हैं, 4 प्रोसेस, एक सिंगल ब्लॉक एक सिंगल प्रोसेस को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका मल्टीपल पार्टीशन हो गया। मल्टीपल पार्टीशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे वो आपके? एक था फिक्स्ड पार्टीशन और एक था वेरिएबल पार्टीशन। फिक्स्ड पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे मेमोरी को, जो मेमोरी ब्लॉक्स बनाए हैं ना, वो फिक्स साइज के रहेंगे। एक बार आपने जो साइज दे दिया वो वही फिक्स रहेगा, उसके बाद हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने 50 KB का एक ब्लॉक बनाया है, फिर चाहे उसके अंदर आप मेमोरी 10 KB की डाल दो या 50 KB की डाल दो या 49 KB की डाल दो, लेकिन वो 50 KB ही रहेगा। बाकी क्या, अगर आपने पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया तो वो अनयूज्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या है? फिक्स्ड पार्टीशन है। अब मैंने आपको अभी बताया कि भाई 50 KB है की मेमोरी है, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया? 5 KB का मेमोरी उसमें यूज कर ली, लेकिन 50 KB में से 45 KB क्या रहेगी? अनयूज रह गई। अब वो 50 KB की जो 45 KB अनयूज रह गई ना, उसको कोई और प्रोसेस अभी फिलहाल यूज नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? हम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है।
इस चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंट, अब आप पूछोगे मैम फ्रैगमेंटेशन तो बताई ही नहीं, तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट मतलब कि आपने अपनी मेमोरी को क्या कर दिया है, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एंड इन पार्ट्स को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फ्रैगमेंट्स कह रहे हैं। जो स्मॉलर ब्लॉक्स हमने यहाँ पे बनाए हैं अपने, उन ब्लॉक्स को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फ्रैगमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। अब फ्रैगमेंटेशन टू टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक होती है आपकी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कब आती है, जब आप फिक्स्ड पार्टीशन को यूज करते हो, तब आपकी कौन सी प्रॉब्लम राइज होगी, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम राइज होगी। तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन मैंने आपको अभी समझा दिया कि भाई फिक्स्ड पार्टीशन में कैसे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन आ गया, ठीक है। दूसरी क्या है आपकी, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अब एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन भी आप यहीं पे समझ लो। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या है, फिक्स पार्टीशन में तो आपकी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन आ गई, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया, मल्टीपल पार्टीशन बताया, वेरिएबल पार्टीशन बताया। वेरिएबल पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि आपके ब्लॉक्स यहाँ पे क्या है, आपने वेरिएबल ब्लॉक्स बनाए हैं, कोई फिक्स साइज नहीं बनाया, कोई ब्लॉक्स कितने साइज का भी आप यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि किसी प्रोसेस ने क्या किया, कोई मैम आपने कोई ब्लॉक किसी मेमोरी को एलोकेट करवा दिया, ठीक है, एलोकेट करवा दिया। उस मान लीजिए एक उसमें उसने यूज भी कर लिया। फिर कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं, हमारी मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, सिंपल सा एग्जांपल समझो, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम या एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम सेव कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कुछ टाइम मान लीजिए वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका 1 MB का बना था, तो आपने 1 MB स्पेस ले लिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि आपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए एंड उसमें से आपने कुछ पार्ट्स को डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया तो अभी आपकी मेमोरी का जो आपने साइज 1 MB अभी क्रिएट किया था, वो साइज भी कम हो जाएगा। 1 MB से कम होके मान लीजिए उसमें से कुछ कम हो गया, आपने उसको कितना कर लिया, आप उसका जो साइज बन रहा है आपका 500 KB का बन गया। 1 MB से आपने आपका साइज रिड्यूस होके कितना हो गया, 500 KB का हो गया। लेकिन आपकी प्रोसेस को कितना एलोकेट हुआ था, 1 MB एलोकेट हुआ था। अब जो आपने डिलीट किया है, डिलीट करने की वजह से जो अनयूज्ड स्पेस हो गया ना, वो आपके पास क्रिएट हो गया, एंड वो अनयूज्ड स्पेस आप किसी दूसरी प्रोसेस को नहीं दे पा रहे हो, किसी दूसरी प्रोसेस के लिए आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कहलाती है। चलिए इतना हमें समझ में आया कि भाई आपकी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या होती है और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या होती है, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। दूसरा एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पास बहुत सारे मेमोरी स्पेस है। मान लीजिए आपको एक नई प्रोसेस को एलोकेट करवाना है स्पेस 50 KB, ठीक है, एंड आपके पास स्पेस है, लेकिन वो 50 KB स्पेस आपको पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 10 KB यहाँ है, 20 KB यहाँ है, 30 KB यहाँ है, या फिर 10 KB वहां है, लेकिन आपका वो 50 KB स्पेस क्या नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, इसीलिए आप उसको क्या नहीं कर पा रहे हो, एलोकेट नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज को भी क्या कहते हैं, हम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि भाई इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन तो हमने देख लिया, लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे अपना आपका जो फिक्स्ड पार्टीशन है और मल्टीपल पार्टीशन है वो कर रहे थे। तो एक बार उसके बारे में और देखो कि क्या है। अब जो फिक्स्ड पार्टीशन और मल्टीपल पार्टीशन है, उसके लिए हम पार्टीशन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम पार्टीशन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। कितनी पार्टीशन एल्गोरिदम होती है, जनरली हम 3 पार्टीशन एल्गोरिदम्स का यहाँ पे यूज करते हैं। 3 कौन कौन सी आपकी, एक तो है आपकी फर्स्ट केस, सेकंड है आपकी बेस्ट केस, एंड थर्ड आपकी वर्स्ट केस, ठीक है। जो आपका आपकी कौन सी है, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या होता है कि भाई जो पहला आपको आपकी प्रोसेस के लिए जो पहला आपको इनफ स्पेस मिलता है, वो आपको उसको एलोकेट कर दो। ये हो गया आपकी फर्स्ट केस। फिर चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही उसके लिए मतलब उसके लिए होना चाहिए, वो प्रोसेस उसमें फिट हो जानी चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट जो आपको ब्लैंक आपको मेमोरी स्पेस मिला, वो हमने उसको एलोकेट करवा दिया। सेकंड क्या है आपका बेस्ट केस। बेस्ट केस में क्या करते हैं, हम उस मेमोरी स्पेस को, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को 50 KB की रिक्वायरमेंट है, एंड उस मेमोरी के अंदर उस 50 KB के लिए जो सबसे बेस्ट सुइटेबल है, मतलब कि अगर आपको पूरा 50 KB का मिल जाए तो 50 KB ही उसको एलोकेट कर दो। एक आपके पास 60 KB का स्पेस है, एक आपके पास 52 KB का स्पेस है, तो यहाँ पे जो बेस्ट मेमोरी स्पेस होगा ना 50 KB के लिए, वो होगा 52 KB। तो बेस्ट
के अंदर हम क्या करेंगे, जो उसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट हो एंड बेस्ट हो, ठीक है, तो वो उसको हम उसको एलोकेट करवा देंगे। थर्ड होती है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस के अंदर क्या होता है, जो सबसे लार्जेस्ट होगा ना वो हम उसको एलोकेट करवा देंगे। एंड इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा मेमोरी यूटिलाइजेशन किसमें होता है, आपका बेस्ट केस के अंदर मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। जो आपकी फिक्स्ड पार्टीशन होती है उसके अंदर हम कौन सा पार्टीशन ज्यादा यूज करते हैं, आपका बेस्ट केस यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो वेरिएबल पार्टीशन है, जो आपकी फिक्स्ड पार्टीशन है उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका बेस्ट केस यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन है ना, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन को आपको रिड्यूस किया जा सकता है बेस्ट केस पार्टीशन एल्गोरिदम का यूज करके, ठीक है। और जो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन है, एक तो मैंने आपको बताया फिक्स्ड पार्टीशन में आती है, सेकंड आपकी जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पेजिंग सेगमेंटेशन, तो पेजिंग के अंदर भी कौन सी आती है, आपकी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन आती है, ठीक है। एंड जो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है आपकी, वो पेजिंग के अंदर क्या हो जाती है, कम होती है। एंड उसके अलावा एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को हम रिड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से, कॉम्पैक्शन और पेजिंग की हेल्प से। तो ध्यान रखना, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहां पे आती है, आपकी पेजिंग के अंदर आती है, फिक्स्ड पार्टीशन में आती है, और सेगमेंटेशन के अंदर आपकी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन आती है। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन को रिड्यूस किया जा सकता है किसकी हेल्प से, आपके जो आपकी बेस्ट फिट एल्गोरिदम है उसकी हेल्प से। और जो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, एक तो आपकी कॉम्पैक्शन टेक्निक होती है, उसके अलावा पेजिंग भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम कॉम्पैक्शन क्या होता है, देखो कॉम्पैक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारी ये पूरी एक मेमोरी है, ठीक है, इसके अंदर कुछ यूज्ड स्पेस है, कुछ अनयूज्ड स्पेस है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, यूज्ड स्पेस को एक साइड कर देंगे, अनयूज्ड स्पेस को एक साइड कर देंगे, एंड इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्शन प्रोसेस कहते हैं। एंड ये जो कॉम्पैक्शन होती है ना, ये रन टाइम पे होती है, स्टैटिक टाइम पे नहीं होती। कॉम्पैक्शन प्रोसेस कब की जाती है, आपके रन टाइम पे की जाती है। तो कॉम्पैक्शन समझ में आ गया, जिसके अंदर हम यूज्ड स्पेस एक साइड में, अनयूज्ड स्पेस एक साइड में कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अनयूज्ड स्पेस हम बाद में अच्छे से यूज कर पाए, ठीक है। उसके अलावा एक होती है भाई डीफ्रैगमेंटेशन। अब डीफ्रैगमेंटेशन क्या होती है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, आपने स्मॉलर स्मॉलर मेमोरी ब्लॉक्स में अपनी मेमोरी को क्या कर दिया, फ्रैगमेंट कर दिया। डीफ्रैगमेंटेशन क्या होती है कि भाई आपकी एक सिंगल प्रोसेस जो कि फ्रैगमेंटेड है, उसका कुछ पोर्शन यहाँ है, कुछ पोर्शन यहाँ है, कुछ पोर्शन वहां है, तो ये क्या है, आपकी फ्रैगमेंट हो रखी है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस। डीफ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि हम उस एक पर्टिकुलर प्रोसेस को ट्राई करेंगे कि वो एक ही कॉन्टिग्युअस मेमोरी उसको एलोकेट कर दी जाए, एंड यही चीज क्या कहलाती है, आपकी डीफ्रैगमेंटेशन कहलाती है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, हम कर रहे थे मेमोरी टेक्निक्स की बात कर रहे थे। तो कॉन्टिग्युअस वाला पोर्शन सारा हो गया, आपका नॉन कॉन्टिग्युअस वाले पोर्शन में आते हैं। नॉन कॉन्टिग्युअस में आपकी तीन टेक्निक होती है, एक होती है पेजिंग, एक होती है सेगमेंटेशन, एक होती है सेगमेंटेड विद पेजिंग, ठीक है। ठीक है, इतना में समझ में आया। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, कि पेजिंग क्या होती है और सेगमेंटेशन क्या होती है। देखो वैसे तो मैंने आपको डिटेलिंग में करवाया हुआ है कि पेजिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होती है, सेगमेंटेड विद पेजिंग क्या होती है, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था। लेकिन अगर जनरली हमसे पूछा जाए कि भैया पेजिंग क्या करते हो, पहली तो बात ये तीनों आपकी नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स होती है, ठीक है। पेजिंग के अंदर सिंपल सी बात है कि आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है वो किस में डिवाइड कर दिया जाता है, पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। आपकी प्रोसेस को किस में डिवाइड कर दिया जाता है, पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। और जो आपकी मेन मेमोरी होती है उसको किस में डिवाइड किया जाता है, फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पेजेस और फ्रेम्स, ठीक है। तो जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो पेजेस में डिवाइड हो गया है, तो उसके पास कौन कौन सी दो चीजें होंगी, उसके पास आपकी जो होगी दो चीजें, वो क्या है, जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो किस में डिवाइड हो गया, अब यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे बताया था कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो उसके अंदर आपका होगा पेज नंबर और सेकंड होगी उसकी ऑफसेट, ठीक है। इसी तरह से जो आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वो क्या क्या करेगा, वो फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट,
ठीक है। तो आपकी जो लॉजिकल एड्रेस है वो पेजेस में डिवाइड हुआ है, और जो आपकी मेन मेमोरी है वो आपकी किस में डिवाइड हुई है, फ्रेम्स में डिवाइड हुई है। फिर यहाँ पे पेज टेबल होती है, पेज टेबल एंट्री होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस करी थी। बेस रजिस्टर भी यहाँ पे आएगा आपका। तो जो भी पर्टिकुलर पेज की रिक्वायरमेंट होती है उस पर, या फिर जो भी पर्टिकुलर पेज को आप मेमोरी में लोड करवाना चाह रहे हो, वो उस डायग्राम के थ्रू से क्या होती है, वो पूरी एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से वो क्या हो जाता है, मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है। अगर आप उसको रिट्राइव कर रहे हो तो आप अगर वो पेज एग्जिस्ट करता है तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे बात किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि पेजिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, आपकी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इतना हो गया। सेकंड फिर आती है आपकी सेगमेंटेशन। अब यहां देखो, पेजिंग जब है हमारे पास तो सेगमेंटेशन क्यों आई, तो देखो जो पेजिंग होती है उसके अंदर हमने हमारे प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपकी एक पर्टिकुलर एक सिंगल प्रोसेस मान लीजिए 15 पेजेस में डिवाइड हो गई, एंड ये 15 पेजेस अलग अलग जगह पे स्टोर है। जब आपको वो पर्टिकुलर प्रोसेस चाहिए तो आपको वो सारे पेजेस चाहिए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे पेजेस उस टाइम पे वो पेजेस आपके लोड हो पाए, जब आपको चाहिए तब वो लोड हो पाए, ऐसा जरूरी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो जाती है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम राइज हो जाती है, एंड इस प्रॉब्लम से इसका जो ओवरकम करने के लिए क्या आया, आपका सेगमेंटेशन आया। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जहां पे आप वहां पे पेजेस में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे वही चीज क्या हो गई, आपके सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। एंड जब सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि आपकी एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो क्या हो गया, सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है। एंड उसके अंदर क्या हो गया, जब भी आप उस एक पर्टिकुलर प्रोसेस को आपको चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोसेस जब आपको वो चाहिए तो वो कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो, वो पूरी की पूरी सेगमेंट क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके अंदर पेज टेबल की जगह क्या आ जाती है, सेगमेंट टेबल आ जाती है। पेज नंबर की जगह क्या आ जाते हैं, आपके सेगमेंट नंबर आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है, आपकी सेगमेंटेशन कहलाती है, जिसके अंदर आपकी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इतना में समझ में आया। एक बात और देखो, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पेजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड आपका सेगमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो आपका पेजिंग होती है वो किसके ज्यादा नजदीक होती है, तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नजदीक होती है। एंड जो आपकी सेगमेंटेशन है वो किसके नजदीक होती है, किसके क्लोजर होती है, वो आपके यूजर के क्लोजर होती है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात और है, जो ये आपके पेजेस आपने डिवाइड किए हैं ना, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड साइज के होते हैं, एंड जो आपकी सेगमेंट्स होती है वो आपकी वेरिएबल साइज की होती है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंस किए थे जब हम क्लास कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको पेजिंग सेगमेंटेशन के बारे में और भी काफी सारे डिफरेंस बताए थे, लेकिन मेन डिफरेंस जो हमने अभी डिस्कस कर लिए वही है। सेगमेंटेशन विद पेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर हम इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपकी जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर सेगमेंट्स किस में डिवाइड हो जाती है, आपकी पेजेस में डिवाइड हो जाती है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा, सेगमेंटेशन विद पेजिंग कम यूज होता है, सेगमेंटेशन विद पेजिंग, ठीक है। सेगमेंटेशन विद पेजिंग में क्या होता है कि आपके सेगमेंटेशन और पेजिंग के दोनों के फीचर क्या होते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे देख लिया नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स हमने यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, वो देखो क्या होती है। एक आती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है वो देखो कि भाई जो वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या है कि आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम क्या कर लो, अपने लोड कर लो, अपना जनरेट कर लो, सेव कर लो, वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर आपको ये डर नहीं रहेगा कि भाई आपकी मेमोरी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, आपकी मेमोरी पूरी की पूरी आपने यूज कर ली है, यूटिलाइज कर ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ रखा है। वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, अब आप कहोगे कि मैम ये एक्स्ट्रा मेमोरी कहाँ से आई, तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मेमोरी होती है ना, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वहां से आती है। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट को यहाँ पे आपको दे दिया जाता है, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्चुअल मेमोरी है वो क्या कर रही है, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट को क्या कर रही है, आपको यूटिलाइज करने दे रही है, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को क्या कर पाओ, लोड कर पाओ, बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर पाओ, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है आपका, एक तरह से हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, इल्यूजन है, ठीक है।
वर्चुअल मेमोरी क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन आपको एक इल्यूजन यहाँ पे दे रही है। ये आपकी जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसकी डिग्री को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। वर्चुअल मेमोरी को आप डिमांड पेजिंग या डिमांड सेगमेंटेशन की हेल्प से क्या करते हो, इसको यूज कर पाते हो। अभी डिमांड पेजिंग क्या होती है, तो डिमांड पेजिंग का मतलब होता है कि आपको कोई पेज चाहिए यूज करने के लिए, लेकिन वो पर्टिकुलर पेज फिलहाल मेन मेमोरी में नहीं है, तो आप उस पेज को कहाँ करोगे, सेकेंडरी मेमोरी से लोड करोगे। एंड इसी चीज को क्या कह रहे हैं, डिमांड पेजिंग कहते हैं कि भाई जो पेज नहीं मिला उसको लोड कर लो, ठीक है। एंड जो पेज नहीं मिला इस चीज को क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट कहते हैं। पेज फॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि आपको जो पेज चाहिए वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है। डिमांड पेजिंग क्या कहती है कि भाई जो पेज नहीं मिल रहा उसको लोड कर लो, ठीक है। तो पेज फॉल्ट एंड यहाँ पे आपकी डिमांड पेजिंग ये होती है। पेज फॉल्ट एल्गोरिदम्स होती है, फिर हमने डिस्कस करी थी पेज फॉल्ट एल्गोरिदम्स क्या होती है, ठीक है, वो भी डिस्कस करी थी। उससे पहले एक और टर्म यहाँ पे आती है, वो है आपकी थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या होती है, देखो मान लो आपको 10 पेजेस आपको चाहिए, ठीक है, 10 पेजेस आपको चाहिए, लेकिन आप जिस भी पेज के लिए आप सर्च कर रहे हो वो पेज आपको मिल ही नहीं रहा है। तो 10 पेजेस चाहिए थे, आपको 10 टाइम्स पेज फॉल्ट मिल गया एंड 10 टाइम्स आपको क्या करनी पड़ी, स्वैपिंग करनी पड़ी, भाई मेन मेमोरी से आपको लोड करना पड़ा। तो जितनी बार आप जितने पेज चाहिए थे उतने ही आपको पेज फॉल्ट आ गए एंड इससे क्या हो जाता है, जो आपका एक्सेस टाइम है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। एंड इसी चीज को क्या कह देते हैं, थ्रेशिंग कह देते हैं। जब आपका पेज फॉल्ट क्या हो, आपका इक्वल्स हो जाए किसके, जितने भी आपको पेजेस चाहिए उसके इक्वल हो, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, थ्रैशिंग कहते हैं, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि भी थ्रैशिंग क्या होती है। छोटे छोटे टर्म्स है, डिमांड पेजिंग, थ्रैशिंग, पेज फॉल्ट और आपकी वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद हमने क्या किया था वो हम देख लेते हैं एक बार। एक आपको मैंने बताई थी इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या बताई थी, इन्वर्टेड पेज टेबल क्या होती है भाई, एक ग्लोबल पेज टेबल होती है। सिंपली इन्वर्टेड पेज टेबल के बारे में पूछे तो क्या आएगा भी, ग्लोबल पेज टेबल होती है विच इज मेंटेन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑल प्रोसेस। फिर मैंने आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यहाँ पे करवाई थी, यहाँ पे पेज फॉल्ट के लिए जो यूज की जाती है, ठीक है, पेज फॉल्ट जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया उसके लिए कुछ रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होती है। 4 रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी थी। एक थी आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, वो है आपकी ब्लेडी एनोमली, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम आएगी, ब्लेडी एनोमली। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो आपका पेज फॉल्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूमेरिकल के लिए क्लास देख लेना, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताई थी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ओपीटी। ये एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बेस्ट एल्गोरिदम मानी जाती है कि भाई ऐसी होनी चाहिए। ये एल्गोरिदम क्या बताती है कि ऐसी एल्गोरिदम होनी चाहिए, लेकिन ऐसी है नहीं। ऑप्टिमल के अंदर क्या होता है, जो एल्गोरिदम फ्यूचर में यूज नहीं होने वाली है, सॉरी, जो पेज आपका फ्यूचर में यूज नहीं होने वाला है उस पेज को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। एंड इस चीज का अंदाजा कैसे लगाओगे कि भाई वो फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा यूज, तो इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करती है। थर्ड आती है आपकी, एंड सबसे कम पेज फॉल्ट आपके ऑप्टिमल के अंदर ही आते हैं। फिर थर्ड आपकी LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो पेज सबसे कम यूज हुआ है अभी उसको रिप्लेस कर दो। फोर आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ये क्या देखी हमने यहाँ पे, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स देखी, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। अगर आपको मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स यहाँ पे समझ में आ गई है तो डिटेलिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लास को देख सकते हो। अगर न्यूमेरिकल आपको देखने हैं तो वहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये सीमाफोर क्या होता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगती है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे पूछ सकते हो। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।